ओ 152 हिंदी। अध्याय 1011 घर से संकेत। इंसान। जब मैं आकाश में एडमेंटाइन का अंतिम बड़ा शॉट मारने ही वाला था, तभी मैंने पीछे से एक जोरदार गर्जना सुनी। ये पीछे से आए बुलमैन की दहाड़ है। इसका शरीर पूरी तरह से रक्तरंजित है, लेकिन इसके शरीर के हर इंच से शक्ति निकल रही है। इसकी हालत देखकर यह स्पष्ट है कि जिस इंसान से ये लड़ रहा था, उससे दूर जाने के लिए इसने काफी प्रयास किया था, ताकि यह मुझे मार सके। उसे रक्तपिपासु अभिव्यक्ति के साथ मेरी ओर आते हुए देखकर, एक विशाल काले आरी ब्लेड को पकड़े हुए, मैं मुस्कुराया, और मेरे इरादे के साथ कवच मेरे शरीर पर प्रकट हुआ। ये ग्रिम मॉन्स्टर्स अपना दिमाग खो बैठा था जब मैंने उसके रिश्तेदारों का नरसंहार किया और एक भी व्यक्ति को भागने नहीं दिया। मैं उस मनुष्य से दूर भागने की इसकी क्षमता से काफी प्रभावित हूं, जिससे ये लड़ रहा है। अन्य ग्रिम राक्षसों ने मुझे मारने के लिए भागने की कोशिश की थी, लेकिन इसके अलावा कोई भी सफल नहीं हुआ। freewayBNENewL.com। मर गई, वह चिल्लाया और मेरे करीब आया तथा अपनी बड़ी आरी की धार मेरी ओर घुमाई। ये धार एक असामान्य हथियार है। जैसे ही वह मेरी ओर आया, इसकी धार विद्युत आरी की तरह घूमने लगी, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं स्वयं धार से कट रहा हूं। मिस्टिक वेपन। यह आरी ब्लेड निश्चित रूप से एक मिस्टिक वेपन है। सामान्य हथियार इस तरह का मानसिक हमला नहीं कर सकते थे। मानसिक हमला करने की क्षमता ने इस हथियार को हैमर से भी अधिक मूल्यवान बना दिया। शक्तिशाली लोग हथौड़े के दमनकारी प्रभाव से लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के धातु के हमले से लड़ना बहुत कठिन है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप काट रहे हैं। हे पुची। मुझे अपनी जगह पर देखकर वह ये सोचकर हंसा कि मैं दर्द से जड़वत हो गया हूं, क्योंकि मैंने हमला नहीं किया था जबकि उसका ब्लेड आधी दूरी तक जा चुका था। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि मेरा ब्लेड उसकी छाती में घुस गया है। ग्रिम मॉन्स्टर्स के बड़े शरीर उन्हें बहुत बड़ा लाभ देते हैं, लेकिन हम इंसानों के छोटे शरीर भी उनके लिए बहुत फायदेमंद हैं। जैसे कि अब मैं उसके सामने आया और अपनी तलवार उसकी बड़ी छाती में घुसा दी। यदि मैं किसी मानव के विरुद्ध लड़ रहा होता तो ऐसा करना काफी कठिन होता। यदि वह मानव होता तो मैं आगे के मार्ग के बजाय पीछे के मार्ग को प्राथमिकता देता। तुम्हें शरीर चाहिए या ब्लेड? मैंने एडेन से पूछा। अगर मैं बेशर्म होती तो पूरा शरीर रख लेती, लेकिन मैं बेशर्म नहीं हूं। एडेन इस बुलमैन के खिलाफ लड़ाई शुरू होने के समय से ही लड़ रहा था, और अगर बुलमैन मुझे मारने के लिए भाग न जाता तो वह उसे 1 घंटे के भीतर ही मार सकता था। एडेन के चेहरे पर चिंतन का भाव दिखाई दिया। उसने ग्रिम राक्षस के शरीर को देखा और उसके हाथ में ब्लेड देखा। वह होशियार है, दोनों की मांग नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया होता तो मैं शरीर और ब्लेड दोनों ले लेता। ब्लेड, एडन ने अंत में कहा। मैंने खेद में सिर हिलाया, क्योंकि मैंने बुलमैन के शरीर को अपने स्टोरेज में रख लिया और मिस्टिक वेपन को एडन पर फेंक दिया, जिसने बिना किसी समस्या के उसे पकड़ लिया। धन्यवाद, एडेन ने नीचे ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करने से पहले कहा। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर एडेन ने ग्रिम मॉन्स्टर का शरीर चुना होता, लेकिन वह बहुत होशियार है। मिस्टिक वेपन का मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि इसका प्रयोग न केवल नाइट में किया जाता है, बल्कि उपरोक्त चरणों में भी किया जाता है। ग्रिम मॉन्स्टर की संपत्ति में मेरे बराबर मूल्य की कोई वस्तु मिलने की संभावना बहुत कम है। मैंने अभी सभी एडेमेंटाइन को मारना समाप्त किया ही था कि युद्ध क्षेत्र में अचानक परिवर्तन हुआ। शेष 11 विजयी ग्रिम राक्षसों ने भागना शुरू कर दिया। वे सभी अलग अलग दिशाओं की ओर भागे। उनमें से कुछ इतने तेज थे कि वे भागते हुए ग्रिम राक्षसों को पकड़ नहीं पाए। मैंने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि यदि मैं उन्हें पकड़ भी लेता तो मुझे लाभ साझा करना पड़ता, और ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। एशलिन ने पहले ही कई ग्रिम राक्षसों को बंद कर दिया है। जब तक मनुष्य उनका पीछा करना बंद नहीं कर देते, वह इन ग्रिम राक्षसों को चुपके से खत्म कर देगी। नेताओं के भागने के साथ ही पूरा युद्ध क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि सभी ग्रिम राक्षस भागने लगे हैं, और यह वह मौका है जिसका सभी को इंतजार था। हम नीचे लड़ रहे ग्रिम राक्षसों पर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि मनुष्य उनसे लड़ रहे थे, लेकिन अब हम कर सकते हैं। अब शरीर के हिस्से अलग हो गए थे। आर्मागेडन ग्रिम राक्षसों पर बारिश शुरू हुई। बूम बैंग 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 बूम, तरह तरह की आवाजें गूंजने लगीं। हमने लाखों ग्रिम मॉन्स्टर्स पर हमला किया। मैंने भी बड़े बड़े आग के गोले बनाए, जिन्होंने एक साथ हजारों ग्रिम मॉन्स्टर्स को भाप बना दिया। ये सब 5 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ 10 लोगों ने 5 मिनट से भी कम समय में लाखों ग्रिम मॉन्स्टर्स को समाप्त कर दिया था। मैं देख सकता था कि धरती और आकाश पर मनुष्य हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई राक्षस हों।
जो लोग टॉवर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं वे साधारण नाइट स्तर के पावरहाउस नहीं हैं। हमारी वर्तमान ताकत के साथ औसत भगवान हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं जैसे हमने नियमित एडमेंटाइन को खत्म कर दिया था। नाइट स्तर आधार स्तर है। यह एक ऐसा स्तर है जिसमें अधिकतम क्षमता होती है। कुछ शक्तिशाली सदस्य संगठनों ने नाइट स्तर पर वर्षों बिताकर इसकी सभी संभावनाओं को उजागर किया है। जैसे जैसे वे नाइट स्तर पर आगे बढ़ेंगे भविष्य में वे उतना ही आगे बढ़ेंगे। विशेषकर वे लोग जो नाइट स्टेज के अंतिम अनाम स्तर तक पहुंचने में सक्षम हैं। उस स्तर तक पहुंचने के लिए समझ की आवश्यकता होती है। कोई भी संसाधन या मौका किसी को उस अनाम स्तर तक नहीं ले जा सकता। वहां पहुंचने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें बस एक पल लगता है। जब तक कोई उस स्तर के लिए जरूरी समझ हासिल कर लेता है तब तक वह उस स्तर तक पहुंच जाएगा। तुमने बहुत सी बातें छिपाई हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने टॉवर पर विजय प्राप्त कर ली है? जेन ने मेरे पास आते हुए कहा। जब वह मेरी ओर देख रही थी तो उसकी आंखों में विस्मय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था और साथ ही कुछ हद तक आरोप भी। आपने नहीं पूछा, मैंने हंसते हुए कहा। जब मैंने नीचे खड़े लोगों की ओर देखा जो मेरे द्वारा मारे गए ग्रिम राक्षसों के शवों को इकट्ठा कर रहे थे। मैंने हजारों एडेमेंटाइन राक्षसों को मार डाला है। उन्हें इकट्ठा करने में एक दिन से अधिक समय लगेगा, इसलिए मैंने कठोर राक्षसों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए लोगों को काम पर रखा। 3 घंटे बीत गए और सुबह हो गई। जिन लोगों को मैंने काम पर रखा था उन्होंने सामान इकट्ठा करना समाप्त कर दिया था जिसे मैंने देखने के बाद सीधे अपने भंडारण में डाल दिया था। मुझे उन लाखों ग्रिम राक्षसों में से भी हिस्सा मिला है जिन्हें हमने मार डाला है। यद्यपि हमारे हमलों में ग्रिम मॉन्स्टर के अधिकांश शव नष्ट हो गए, परंतु उनके भंडारण बैंड और कलाकृतियां बच गईं। ग्रिम राक्षस से हमें जो कुछ भी मिला था उसका नरसंहार हम 14 लोगों के बीच हुआ था। वे इतने दयालु थे कि उन्होंने एशलिन को 2 लोगों का हिस्सा दे दिया। भनभनाना। हम सभी एकत्र हुए और अगली कार्रवाई के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक हमारे होमिंग बैंड एक साथ गूंज उठे और हमें बताया कि हमें आधे दिन में खंडहर से यह एक शराब सेल है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बारे में खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, क्योंकि मैं बेसब्री से चाह रहा था कि यह खजाने से भरा एक तिजोरी बन जाए। लेकिन यह देखते हुए कि यह शराब सेल है, मैं खुद को दुखी नहीं कर सका। विशेष रूप से जब इसकी हल्की सी सुगंध से ही मुझे नशा महसूस होने लगता था और मेरा शरीर ऊर्जा से भर जाता था। तो ऐसा कुछ अनुभव करने के बाद मैं तहखाने में छिपे आश्चर्यों के बारे में उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाता था। मैंने जल्दी से मास्क पहना और एशलिन की ओर देखा, जिसके चारों ओर बहुरंगी धुआं घूम रहा था और वह नशे में धीरे धीरे झूमते हुए उस धुएं को अपने अंदर समाहित कर रही थी। सभी खाद्य पदार्थों की तरह एशलिन को शराब और नशे में रहना बहुत पसंद था। यही कारण है कि मैं शायद ही कभी उसके सामने किसी भी प्रकार की शराब निकालता हूँ, क्योंकि वह हमेशा बिना कुछ रोके उसे पी जाती है। मैं ये देखकर बहुत हैरान हूं कि वह अपने अंदर इतना घना कोहरा ले रही है। अगर मुझे उसकी विचित्रता के बारे में पता ना होता तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाता, क्योंकि वह अपने अंदर इतना नशीला धुआं ले रही थी जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा भरी हुई थी। वह पूरे 15 मिनट तक धुंध को चूसती रही। उसके बाद उसका काम पूरा हो गया। जैसे ही उसने शराब पीना खत्म किया, उसका शरीर नशे में झूमने लगा और फिर वह गिर पड़ी। वह बेहोश नहीं हुई थी, उसने बस इतनी शराब पी ली थी कि अब वह सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। धुआं उठता देख मैं लगभग निराश हो गया और वाइन सेले की ओर चला गया, लेकिन मैंने अपना मुखौटा नहीं उतारा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तहखाने में अभी भी गंध बाकी है और मैं इतना सशक्त नहीं हूं कि उसकी एक भी गंध को सह सकूं। अगर वह किसी तरह मेरे अंदर चली गई तो मैं नहीं जानता कि कोई मुझे विस्फोट से बचा पाएगा। इसलिए मैंने एक बार फिर मास्क में किसी भी रिसाव की जांच की और किसी भी छोटे रिसाव के खिलाफ एहतियात के तौर पर इसे अपने घने मैना से ढक दिया, जिसे मैं नहीं देख सकता था। जल्द ही मैं सेले के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और एशलिन को उठाया, जो नशे में झूम रही थी। तुम नशे में हो, मैंने अंदर जाने से पहले कहा, और जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया मेरी अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे कि मैंने एक मक्खी खा ली हो। शराब की ये बोतलें खराब दिख रही थीं, हालांकि वे टूटी नहीं थी, वे काई से ढकी हुई थी जो अंदर तक पहुंच गई थी और अंदर की सारी शराब पी गई थी। मैं हजारों साल पुरानी शराब की बहुत दुर्लभ बोतलें देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे काई से भरी बोतलें मिली। तहखाना काफी बड़ा है और इसकी क्षमता संभवतः 1000 से अधिक बोतलों की है, तथा तहखाना देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपनी क्षमता का केवल 10% ही भरा हुआ है। इस शराब तहखाने में लगभग 1000 से 1500 बोतलें हैं और वे सभी काई से ढकी हुई लगती हैं।
मैं बहुत बुरे मूड में था जब अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी, बोतल पर लगी काई पर, विशेषकर जो अंदर थी। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। भले ही बोतल में शराब नहीं थी, लेकिन फिर भी वे बहुत उपयोगी थीं। उन पर लगी काई बहुत कीमती है, इतनी कीमती कि यह मेरे संग्रह की सबसे कीमती जड़ी बूटी बन गई है। आइसेरेंडिया मॉस, मैंने कहा, यह मॉस बहुत कीमती है और इसका औषधीय महत्व भी बहुत अधिक है। इतनी अधिक आइसलैंडिक मॉस के साथ मुझे अब संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मॉस अकेले ही मेरे लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा। यद्यपि मुझे शराब तो नहीं मिली, फिर भी मुझे ये बहुमूल्य काय मिल गई, जिसने मेरे सभी संसाधनों की आवश्यकता को पूरा कर दिया था। इसलिए मैं तहखाना नष्ट होते देखकर खुश हूँ। बिना समय बर्बाद किए मैंने अपनी चेतना को अपने भंडारण में डुबो दिया और इन बोतलों को रखने के लिए एक विशेष भाग बनाया। काय नाजुक होती है, इसके वातावरण में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर यह मुरझा जाएगी। इसलिए मैंने अपने स्टोरेज के अंदर एक खास जगह बनाई, एक खास माहौल बनाया जो मॉस के लिए जरूरी था। ऐसा करने के बाद मैंने एक के बाद एक बोतलें अपने स्टोरेज में रखनी शुरू कर दी। मैंने अभी अभी अपने भंडारण में 52 बोतलें रखी थीं, जब अचानक मेरी नज़र बोतल पर पड़ी, जो टैग के अलावा बिल्कुल ठीक थी, जो समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। शराब बिल्कुल ठीक लग रही थी और अंदर से चमकीला लाल तरल बहता हुआ दिखाई दे रहा था। ध्यान से देखने पर मुझे पूरा यकीन है कि यह शराब मॉस की वजह से खराब नहीं हुई है और बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह पीने योग्य है या नहीं, मुझे नहीं पता। उम्र बढ़ने के साथ शराब परिपक्व हो सकती है, लेकिन हजारों साल पुरानी होने के कारण ये जहरीली हो सकती है। इसलिए मैं ये जांचे बिना इसे नहीं पीऊंगा कि यह ठीक है या नहीं। एक विशेष वाइन संरचना बनाने के बाद मैंने फिर से काय से भरी बोतल उठानी शुरू की और मुझे वाइन की एक और बेहतरीन बोतल भी मिली, जिसे मैंने पहले ही उठा लिया था। जैसे जैसे मैं मॉस से भरी शराब की बोतलें उठाता गया, मुझे कई और बेहतरीन शराब की बोतलें मिली। जब तक मैंने शराब तहखाने में लगभग सभी बोतलें एकत्र कर ली, तब तक मैंने 16 बेहतरीन शराब की बोतलें एकत्र कर ली थीं। ये बहुत बड़ी बात है। यदि ये शराब की बोतलें पीने योग्य हों, तो इनकी कीमत बहुत अधिक होगी, जितनी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों वर्षों तक पुरानी रखी गई शराब अत्यंत दुर्लभ होती है। मैंने वाइन सेलर में रखी सारी वाइन को इकट्ठा करना लगभग पूरा कर लिया था, सिवाय एक को छोड़कर। वाइन सेलर के बीच में एक अलंकृत क्रिस्टल बॉक्स है और अंदर छाया में एक वाइन की बोतल देखी जा सकती थी। ये शराब की बोतल इतनी कीमती होगी कि इसे इस अलंकृत क्रिस्टल बॉक्स के बीच में रखा गया होगा, जिस पर धूल के अलावा किसी प्रकार का नुकसान नहीं दिखता। हौंफना, मैंने क्रिस्टल बॉक्स की धूल हटाए और उसके रंग और बनावट को महसूस किया, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैं अचंभित रह गया। जैसे ही मैं पहचान पाया कि यह क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल बॉक्स नैमोर क्रिस्टल से बना है, जो कीमती चीजों को संग्रहित करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री में से एक है। इस बॉक्स का मूल्य बहुत ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति इससे आसानी से कई उच्च गुणवत्ता वाले रहस्यमय हथियार खरीद सकता है। यह इतना मूल्यवान है, और अब मैं वह चीज देखना चाहता हूं जिसे ऐसे केस के अंदर रखना अनिवार्य था। मैंने केस खोला और जैसा कि मैंने सोचा था, उसके अंदर कोई काय नहीं थी। अंदर सिर्फ एक खूबसूरत क्रिस्टलीय वाइन की बोतल थी, जो उसके कवर में सुरक्षित रखी हुई थी। मैंने बोतल को बाहर निकाला और उसे ध्यान से देखा। मार्सेल द्वारा तैयार किया गया ज्ञानोदय। ये केवल सार्वभौमिक भाषा में बोतल के कवर पर लिखे शब्द हैं। मैंने अधिक जानकारी के लिए बोतल के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी मैं इसे पाकर बहुत खुश हूं। मैंने इस खूबसूरत बोतल को कुछ देर तक देखा, फिर मैंने इसे नैमोर क्रिस्टल से बने केस में सावधानी से अपने स्टोरेज में रख लिया। मैंने एक बार फिर सेले के हर कोने की जांच की। उसके बाद मैं गड्ढे से बाहर निकला और शिविर की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि हमारे वापस टेलीपोर्ट होने में केवल कुछ ही घंटे बचे थे। ये शराब की तेज गंध क्या है? क्या तुमने खुद को शराब के तालाब में डुबो लिया है या कुछ और? जेन ने कहा जब मैं 2 घंटे बाद अपने घर पहुंचा। कुछ ऐसा ही, मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और मैदान के चारों ओर देखा, जो लोगों से भरा हुआ था। मेरा निवास एकमात्र सक्रिय निवास है, जबकि सभी ने अपना सामान पैक कर लिया है और अब इसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने भी अपना निवास निष्क्रिय कर दिया और जेन के साथ बैठ गया, क्योंकि मैं बीकन के सक्रिय होने और घर वापस टेलीपोर्ट होने का इंतजार कर रहा था। भनभनाना। 5 घंटे बीत गए थे कि अचानक खाली मैदान पर बैठे लाखों इंसानों के बीच से एक आवाज आई, जिसे सुनकर मुझे पता चला कि लोगों को वापस बुलाने के लिए लाइटें जलनी शुरू हो गई थीं।
लोग अपने स्थान से गायब होने लगे, मैं उन्हें अपने साथ देख सकता था, एक क्षण वे गायब हो जाते थे। मैंने जेन की आवाज सुनी और जब मैं उसकी ओर मुड़ा तो देखा कि वह अंतिम बार मेरी ओर हाथ हिलाते हुए गायब हो गई है। 1 मिनट में ही आधे लोग मैदान से गायब हो गए। भन-भनाना। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक मुझे लगा कि मेरा होमिंग बैंड गायब हो गया है, और मैंने पाया कि मैं भी उस स्थिति में गायब हो गया हूं जिसमें मैं पिछले 1.5 महीने से फंसा हुआ था। इससे पहले कि मैं स्वयं को एक परिचित अंतरिक्ष सुरंग में पाता, मेरे सामने सब कुछ खाली हो गया। युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले मुझे यहां बस 1 मिनट बिताना है। समय बीतता गया, मैं अपने अंगों को हिलाए बिना चारों ओर देखता रहा। अंतरिक्ष सुरंग में गति करना अनुचित है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, और व्यक्ति अव्यवस्थित अंतरिक्ष में फेंका जा सकता है, जहां वह अंतरिक्ष धाराओं द्वारा क्षण भर में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ट्रैक 50 सेकंड ऐसे ही बीत गए, और अब मैं किसी भी पल वॉरजोन तक पहुंच सकता था। तभी अचानक मुझे अपनी कलाई पर तेज दर्द महसूस हुआ। जब मैंने अपनी कलाई को देखा तो पाया कि होमिंग बैंड गर्म हो रहा था और उस पर दरारें पड़ने लगी थीं। ये देखकर मेरे चेहरे पर भय की भावना उभर आई। मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि यदि होमिंग बैंड में कोई खराबी आ गई तो क्या होगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वॉरजोन तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये रुका रहे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज किस्मत मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि दरारें स्पष्ट गति से फैल गईं और अचानक एक हल्की विस्फोट की आवाज सुनाई दी, और मैं सुरंग से दूर फेंका गया और अंधेरे ने मुझे घेर लिया। मैं निष्क्रिय हूँ। जब मुझे सुरंग से बाहर फेंका गया था तब मेरे मन में यही विचार था। अतः आप मेरी हैरानी की कल्पना कर सकते हैं जब मैंने देखा कि मैं अभी भी जीवित हूँ और अपने आप को पारदर्शी रूनिक आवरण से घिरे हुए अंतरिक्ष तरंग में तैरता हुआ पाया। सुरक्षा ताबीज, मैंने मन ही मन कहा जब मैंने उस पारदर्शी रूनिक स्क्रीन को देखा जो मुझे ढक रही थी। यह मुझे खतरनाक अंतरिक्ष तरंगों से बचा रहा है, जो अगर मैं अपने मांसल शरीर के साथ होता तो मुझे एक क्षण में टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। मेरे चेहरे पर भय पूरी तरह से छा गया था जब मैंने अंतरिक्ष दरारों के समुद्र को देखा जो स्वयं एक महासागर बन गए थे। ये अंतरिक्ष तरंगें इतनी सुंदर दिखती हैं मानो इन्हें देवताओं ने स्वयं बनाया हो, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। मैंने अंतरिक्ष समुद्र के आतंक के बारे में पढ़ा है। यह अत्यंत खतरनाक है और केवल सम्राट चरण या उससे ऊपर के पावरहाउस ही इसके माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें अंतरिक्ष समुद्र के माध्यम से यात्रा करने के लिए दुर्लभ अंतरिक्ष प्रकार के आर्टिफैक्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके शरीर अंतरिक्ष तरंगों के हमले को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैंने चारों ओर हंसी के साथ देखा क्योंकि मुझे पता था कि मैं मर चुका हूँ। जैसे ही 5 मिनट बीतेंगे और ताबीज की सुरक्षा खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मरने की संभावना भयावह है और मैं इसके बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन यदि मैं इसके बारे में नहीं भी सोचना चाहता तो भी यह मेरी आंखों के सामने ही है। जब तक ढाल यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही यह गायब हो गई, मैं भी गायब हो जाऊंगा और यह मेरे लिए बहुत डरावना है। मैंने अपने हाथ को देखा जहां मेरा होमिंग बैंड हुआ करता था। जिस तरह से यह फटा, उससे ये साफ पता चलता है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। किसी ने जानबूझकर मेरे होमिंग बैंड के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि घर लौटते समय मुझे मार दिया जाए। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि वह कौन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें छेड़छाड़ करने वाले लोग कौन हैं। वे ही ऐसे लोग हैं जिनके पास एडवेंचर्स पैराडाइज की नाक के नीचे ऐसा कुछ हासिल करने की शक्ति और कनेक्शन है। मुझे उनके द्वारा मेरे साथ ऐसा करने पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब से मैं उनके संपर्क में आया हूं, तब से वे मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे प्रताड़ित करने और उधार के हाथों से मुझे मारने के लिए हर तरीका अपनाया है। मैं हमेशा उनकी चीखों से बच जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे मात दे दी। अगर मैं उनसे 10 गुना ताकतवर भी होता तो भी मैं इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाता। मैं ऐशलिन का बहुत आभारी हूं कि उसने मुझे सुरक्षा ताबीज दिया, जिससे मुझे मरने से पहले प्रकृति के ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने में मदद मिली। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि ऐशलिन को मेरे साथ मरना न पड़े। मुझे उम्मीद है कि किसी चमत्कारी क्षमता से वह इन अंतरिक्ष तरंगों से बच जाएगी और वास्तविक दुनिया में वापस लौट आएगी। मैं अंतरिक्ष की लहरों में बह रहा हूं, मेरे पास अपनी लहरों को आगे बढ़ाने की कोई ताकत नहीं है। मैं समुद्र में एक छड़ी की तरह हूं। छड़ी सील के सामने शक्तिहीन है, वह जहां भी लहरें ले जाएंगी वहां जाएगी। यही मेरे साथ हो रहा है। freeway.bnewl.com। मैं लहरों में तैर रहा था, तभी अचानक मुझे लहरों में बदलाव महसूस हुआ, और जब मैंने बदलाव की दिशा देखी तो मेरे चेहरे पर भय का भाव उभर आया। ब्लैक होल।
मैंने अपने आप से पूछा, वहां एक बड़ा घूमता हुआ पिंड है जो तरंगों को अपने अंदर खींच रहा है। जो तरंगे इसके द्वारा चूस ली गईं वे बस अंदर ही गायब हो गईं। अरे ये ब्लैक होल क्यों? क्या मैं शांति से मर नहीं सकता था? मैंने पूछा, जबकि अंतरिक्ष तरंग धीरे धीरे ब्लैक होल की ओर बढ़ रही थी। ताबीज को सक्रिय हुए 1 मिनट से भी कम समय हुआ था और मैं प्रकृति के सभी अनमोल कार्यों का आनंद लेना चाहता था, लेकिन अब इस कमबख्त राक्षसी के कारण मैं वह भी नहीं कर सकता था। मैंने देखा कि अंतरिक्ष की लहर धीरे धीरे उस ब्लैक होल की ओर बढ़ रही है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की कोशिश कर रहा है, और 1 मिनट में यह उस लहर को निगल जाएगा जिसमें मैं हूं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। भनभनाना। जैसे जैसे मैं उस लहर को उस राक्षसी के करीब आते देख रहा था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी, मुझे अपने स्रोत से कुछ महसूस हुआ, और जब मैंने अंदर देखा तो मैंने देखा कि मेरे भंवर के अंदर का ग्रे भंवर बढ़ने लगा है। न केवल इसका आकार बढ़ रहा है, बल्कि इसकी आभा भी बढ़ रही है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि एक मूर्ख भी इसका अंदाजा लगा सकता है। तो मेरी नियम शक्ति आगे बढ़ रही है। मेरा निगलने का नियम मध्यवर्ती चरण में आगे बढ़ रहा है। उन्नति को देखकर मेरे मुंह से एक उदास हंसी निकल गई। मैं मौत को घूरने में व्यस्त था। मैं भूल गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। नियम को निगलने के लिए सबसे अच्छी बात है। फिर भी प्रयास न करने के बावजूद मैंने निगलने के नियम को समझ लिया और उसमें प्रगति कर ली, जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मैं बहुत खुश होता अगर मैं उन चीजों के हाथों में कुछ सेकंड के भीतर मर न जाता जिनसे मुझे निगलने के नियम में प्रगति करने में मदद मिली। मैं मृत्यु के विचारों में डूबा हुआ था, तभी मैंने देखा कि विशाल शक्तिशाली समुद्री लहरें पीछे से आ रही हैं और उस छोटी लहर से टकरा रही हैं जिसमें मैं था, और प्रभावी रूप से उस छोटी लहर और मुझे उस मृत्यु के गड्ढे से बहुत दूर फेंक रही हैं। ये देखकर कि मैं राहत की सांस ले सकता हूँ, हालांकि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। मैं समय पर मरना चाहता हूँ, जब सुरक्षा ताबीज का समय खत्म हो जाए और उससे 1 सेकंड भी पहले नहीं। ट्रैक। मैंने अभी राहत की सांस ली ही थी कि अचानक मुझे पारदर्शी सुरक्षात्मक स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। पारदर्शी सुरक्षात्मक स्क्रीन की सतह पर दरारें, बहुत हल्की दरारें बनने लगीं। मैं ये देखकर हैरान रह गया। मैंने सोचा था कि सुरक्षा ताबीज खत्म होने तक मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस विशाल लहर ने मुझे ब्लैक होल से बचाया था, उसने सुरक्षा ताबीज को भी इतना नुकसान पहुंचाया कि उसमें एक बहुत हल्की दरार पड़ने लगी। धीरे धीरे फैलती हुई हल्की सी दरारों को देखकर मुझे पता है कि मुझे कुछ करना होगा। बहुत जल्द ही कुछ बहुत ही छोटे अंतरिक्ष कण दरारों से होकर अंदर आएंगे और मुझे उनसे बचकर रहना होगा। अंतरिक्ष कण अत्यंत खतरनाक होंगे, लेकिन पर्याप्त तैयारियों के माध्यम से खतरे को कम किया जा सकेगा। यदि ये अंतरिक्ष कण थोड़े बड़े होते तो मैं उनके खिलाफ तैयारी करने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे किसी काम के नहीं होंगे। फ्री वेब नॉवल CM। सबसे पहले मैंने एक छोटी हरी शीशी निकाली और उसमें से सारा तरल पदार्थ अपने मुंह में डाल लिया। मैंने इसे पिया नहीं, बल्कि इसे अपने मुंह में रखा। उसी समय मैंने अपने पूरे शरीर में उपचार के नियम को प्रसारित करना शुरू कर दिया, और जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी। पारदर्शी रूनिक ढाल पर दरारें फैलती जा रही थीं, और अंततः मैंने पाया कि कुछ बहुत ही सूक्ष्म अंतरिक्ष कण धुंधली दरारों से अंदर आ गए थे। ये कण बहुत छोटे हैं, और यदि मैंने अपने किलिंग रूल का उपयोग करते हुए दरारों पर नजर नहीं रखी होती तो मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाता। अधिकाधिक कण अंतरालों से अंदर आने लगे और मुझे ढकने वाले रूनिक अवरोध के चारों ओर घूमने लगे। देखो, मैंने दर्द से तेज सांस ली, क्योंकि कण मेरे शरीर में प्रवेश कर गए थे, मेरे कपड़ों और सुरक्षा उपकरणों को इस तरह से फाड़ रहे थे जैसे कि उनका अस्तित्व ही न हो। ये अंतरिक्ष कण शरीर में बहुत पतली सुई चुभने जैसा दर्द देते हैं। वे मेरे शरीर में प्रवेश कर गए और उससे फाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उनके छोटे आकार के कारण उन्होंने मुझे जो नुकसान पहुंचाया वह इतना छोटा था कि मेरे शरीर की उपचार क्षमता उसे संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। कुछ कण ऐसे हैं जिनसे कोई खतरा नहीं है, यहाँ तक कि उनमें से 100 को भी मेरा शरीर अकेले संभाल सकता है, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा है और वे बहुत छोटी चोटें पहुंचाते हैं। लेकिन जब ये कण हजारों में पहुंच जाएंगे तो वे आतंक पैदा कर देंगे, और उनमें से हजारों को मेरे पास आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ सेकंड ही काफी होंगे। जैसे जैसे दरारें और फैलती गईं और अंतरिक्ष के कण अंदर आने लगे, कुछ ही सेकंड में उनकी संख्या 100 तक पहुंच गई और अब कुछ ही सेकंड में वे हजारों तक पहुंच गए। अब मुझे अपने हीलिंग रूल का इस्तेमाल करके उन चोटों को ठीक करना था जो दिखाई दे रही थीं।
मैं इन चोटों को जमा नहीं होने दे सकता था। अगर वे एक निश्चित मात्रा में जमा हो जाती तो मैं गंभीर खतरे में पड़ जाता। इसलिए मैंने अपने हर इंच में हत्या के नियम को प्रसारित करना शुरू कर दिया। गल्प। कुछ और सेकंड बीते और अब हजारों अदृश्य अंतरिक्ष कण अंदर प्रवेश कर चुके थे और मुझे अपने मुंह में रखी हुई उपचार औषधि को निगलना पड़ा ताकि मेरे मारने वाले रूल को ठीक करने में मदद मिल सके। प्रत्येक अंतरिक्ष कण एक छोटी सुई की तरह लगता है और मेरे शरीर के हर हिस्से में हजारों छोटी सुइयां चुभ रही हैं। ये बहुत ही दर्दनाक और असुविधाजनक अनुभूति है जिससे व्यक्ति को आत्महत्या करने का मन करता है। फिर भी ये दर्द वह दुनिया नहीं है जिसे मैंने अनुभव किया था, बल्कि यह वह दर्द है जो मुझे मार सकता है। और जैसे जैसे दरारें फैलती जा रही हैं, हर सेकंड अधिक से अधिक कण अंदर आ रहे हैं, मैं मौत के और करीब पहुंच रहा हूं। इससे पहले जब मैंने पाया कि आर्मुलेट ने मुझे सुरक्षा प्रदान की है, तो मैंने सोचा था कि मृत्यु अचानक होगी और इससे पहले कि मैं शांतिपूर्वक प्रकृति के काम का आनंद ले पाऊं, मृत्यु मुझे अचानक ले जाएगी क्योंकि आर्मुलेट का समय समाप्त हो गया है। लेकिन किसने सोचा था कि मुझ पर विपत्तियों की विपत्ति आ पड़ेगी और मैं दर्दनाक तरीके से मर जाऊंगा। होलोवॉच खत्म हो गया है, मैंने मन ही मन कहा कि जब मैंने अपनी होलोवॉच की हालत देखी तो उसमें हजारों छोटे छोटे छेद हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पहने हुए कपड़ों और कलाकृतियों में है। पहले तो मेरी होलोवॉच अपने स्वयं मरम्मत करने वाले फंक्शन की मदद से काम कर रही थी, लेकिन जब क्षति बहुत अधिक हो गई तो ये बंद हो गई। अंदर अंतरिक्ष के दिलचस्प कणों को देखकर कुछ ही सेकंड में मैं पूरी तरह से नग्न हो जाऊंगा क्योंकि जो कुछ भी मैं पाल रहा था वह धूल में बदल जाएगा। जिसका मुझे डर था वही हुआ, मैंने जो कुछ पहना था वह सब गायब हो गया। केवल एक चीज जो अभी भी ठीक है वह है मेरी स्टोरेज अंगूठी। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई क्षति नहीं है, जो कि आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह अंतरिक्ष धातुओं से बना है। यह इन अंतरिक्ष कणों के प्रति काफी प्रतिरोधी है। गल्प। अंदर मौजूद अंतरिक्ष कण तेजी से बढ़ रहे हैं और मैं हर कुछ सेकंड में उपचार औषधि ले रहा हूं। मेरे अंदर लाखों अंतरिक्ष कण हैं, जिससे मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे शरीर में लाखों सुइयां चुभ रही हों। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा अंत निकट है क्योंकि अंतरिक्ष कणों की मात्रा की दर बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं एक मिनट भी जीवित रह सका तो ये सचमुच एक चमत्कार होगा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ सिवाय इस बात के हल्के अफसोस के कि मैं अपनी कल्पना से 2 मिनट पहले ही मर गया। फिर भी मैं हर मिनट लड़ता रहा, लगातार उपचार करने वाली औषधि पीता रहा, टावर के लिए आने वाली शक्तिशाली उपचार औषधियों को निकालता रहा ताकि एक सेकंड और जीवित रह सकूं। मेरे मरने के बाद वे वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। जो अंगूठी छोटे कणों के हमले के तहत ठीक है, वह 1 या 2 दिन में अंतरिक्ष तरंगों के हमले के तहत धूल में बदल जाएगी। इसलिए मैंने पीछे नहीं हटते हुए अपने पास मौजूद हर संसाधन का उपयोग करना शुरू कर दिया, चाहे वे कितने भी कीमती क्यों न हो, मैंने उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। मैं औषधियां पीता रहा, कीमती औषधियां खाता रहा और हीलिंग रूल का अभ्यास करता रहा, जिससे मुझे पता चला कि मैंने औषधियों की शक्ति को 2 गुना बढ़ा दिया है। भनभनाना। मैं पूरी तरह से अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी अचानक मारक नियम की शक्ति बढ़ गई। इसमें इतना बड़ा अंतर आ गया था कि जब भी हत्या फैलती थी, ये घावों को तुरंत भर देता था। मैंने जल्दी से अपने स्रोत के अंदर देखा और पाया कि 3 पत्ती वाला तिपतिया घास बीज में बदल गया था और अब वह बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है। ये बेहद स्पष्ट है कि हीलिंग रूल मध्यवर्ती चरण में आगे बढ़ गया था। क्या हो रहा है? मैंने चेहरे पर पागलपन भरे भाव के साथ पूछा। 3 मिनट में 2 रूल्स आगे बढ़ गए। यह एक लेवल 1 नियम है जो उन्नत हो गया है और वे छोटे स्तर पर उन्नत नहीं हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके बेसिक से उन्नत चरण तक चले गए हैं। मैं ये देखकर पूरी तरह से अचंभित हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश भी हूँ कि मेरा उपचार नियम इंटरमीडिएट ग्रेड तक आगे बढ़ रहा है। अब यह इतना शक्तिशाली हो गया था कि यह मेरे शरीर पर आई किसी भी चोट को तुरंत ठीक कर देता था। यदि कोई मुझे अभी से देखे तो उसे एक क्षण लगेगा कि मेरा शरीर सामान्य है और दूसरे ही क्षण वह चोटों से पूरी तरह लाल हो जाता है। मेरे चारों ओर लाखों अंतरिक्ष कण हैं और मेरे शरीर के हर हिस्से में मौजूद हैं। वे मुझे हर सेकंड चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन मेरा उपचार नियम उन चोटों को 1 सेकंड से भी कम समय में ठीक करना है। यदि मेरा उपचार नियम इस स्तर तक उन्नत न हुआ होता तो मैं अभी जीवित न होता। अंतरिक्ष कणों की संख्या इतनी अधिक हो गई होती कि मैं 1 सेकंड में ही खूनी पाउडर में बदल जाता। बचाया गया। 4 मिनट बीत चुके हैं और अब मैं उसी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया हूं जिसमें मैं कुछ मिनट पहले अपने उपचार नियम के आगे बढ़ने से पहले था। पारदर्शी रूनिक कवर दरारों से भर गया था। इस पर एक भी सतह ऐसी नहीं थी जो दरारों से भरी न हो।
और इन दरारों के माध्यम से अंतरिक्ष कणों की एक विशाल मात्रा अंदर प्रवेश कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी संख्या में अंतरिक्ष कणों के नीचे 5 सेकंड भी जीवित रह पाऊंगा या नहीं। ये कण वास्तव में बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ये मुझे खूनी पाउडर में बदल देंगे। पहले के विपरीत अब मेरी त्वचा पूरी तरह से रक्तरंजित हो गई है और यह मेरे द्वारा हर क्षण औषधि पीने तथा पूरी शक्ति से उपचार के नियम का संचार करने के कारण है। मैं अभी जीवित हूँ, लेकिन ज्यादा समय नहीं, 2 से 3 सेकंड में मैं पूरी तरह से मर जाऊंगा। भनभनाना। मैं बस कुछ सेकंड के लिए जीवित रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अपने मन में एक परिचित भनभनाहट सुनी और अगले ही पल मेरे शरीर में मौजूद सभी अंतरिक्ष कण एक निश्चित स्थान की ओर खींच गए। मेरे शरीर में प्रवेश करने वाला हर नया अंतरिक्ष कण वहां चूसा जा रहा है, और जो इससे चूस रहा है वह मेरा टॉवर है। यह मेरा रिफाइनमेंट इंजन है जो सभी अंतरिक्ष कणों को चूसता है और उन्हें बेस में संग्रहित करता है। मुझे नहीं पता कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इससे बहुत खुश हूं। मेरे अंदर के सभी अंतरिक्ष कणों के चूस लिए जाने से मुझ पर दबाव काफी कम हो गया। अब मुझे बस अपने शरीर में प्रवेश करने वाले कणों के बारे में चिंतित होना है, जो कि बड़ी संख्या में हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने मारने के नियम और औषधि की मदद से आसानी से संभाल सकता हूं। कुछ पल आराम करने के बाद मैंने टॉवर को देखा। जैसा कि मैंने 1 सेकंड पहले देखा था, ये सभी अंतरिक्ष कणों को चूस रहा था और उन्हें अपने आधार में जमा कर रहा था। मैं देख सकता था कि हर पल इसके आधार में और अधिक अंतरिक्ष कण जुड़ रहे थे। मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा और न ही मुझे इसकी परवाह है। मैं इतना आभारी हूं कि इसने मुझे जीने के लिए कुछ अनमोल सेकंड दिए हैं। मैंने अपनी आंखें खोली और अंतरिक्ष तरंगों को फिर से देखा, जो हर जगह मौजूद हैं। यह एक बहुत ही अलौकिक दृश्य है, और सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं इतनी खूबसूरत जगह पर मर रहा हूं, न कि ग्रिम मॉन्स्टर की तलवार के नीचे। युद्ध में मरने की मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं हमेशा एक सुंदर स्थान पर शांतिपूर्ण मौत चाहता था। यद्यपि मेरी अधिकांश इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, परंतु इस एक इच्छा के पूरा होने से मुझे खुशी हो रही है। मैं क्रोध करते हुए मरना नहीं चाहता। अंतरिक्ष तरंगों को कुछ सेकंड तक देखते हुए मैंने पारदर्शी रूनिक बैरियर को देखा जो मेरी रक्षा कर रहा है। यह अंतरिक्ष दरारों से भरा हुआ है और हर पल हजारों अंतरिक्ष कण इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें बड़ी दरारें नहीं पड़ रही हैं। यह अभी भी बहुत मजबूती से पकड़ कर रखा है और अगले 50 सेकंड तक पकड़ कर रखेगा। उसके बाद अंततः गायब हो जाएगा और मैं अंततः मृत्यु को गले लगा लूंगा। जैसे ही मौत मेरे सामने सेकंड दूर थी, मेरा पूरा जीवन मेरे सामने जवाब देने लगा, और इसे देखकर मुझे किसी तरह संतुष्टि महसूस हुई। मैं कह सकता हूं कि मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया। हालांकि ये सैकड़ों पछतावे हैं जो मैं पीछे छोड़ रहा हूं, लेकिन जिनके पास ये नहीं है। यहां तक कि जो लोग अपना जीवन पूरी तरह से जीते हैं, वे भी पछतावे के साथ मरते हैं। इसलिए मेरे लिए कुछ 100 पछतावे होना एक सामान्य बात है। 40 सेकंड बीत गए और अब केवल अंतिम 10 सेकंड बचे हैं। मैं सुरक्षा ताबीज सक्रिय होने के बाद से सेकंड गिन रहा हूं। मैं शायद 1-2 सेकंड पीछे रह जाऊं, लेकिन बस इतना ही। freewebnovel.com। इस अलौकिक दृश्य का आनंद लेने के लिए मेरे पास अभी भी 5 सेकंड से अधिक का समय है। मैंने सोचा और सुंदर अंतरिक्ष तरंगों को देखना जारी रखा। दिलचस्प है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विशाल अंतरिक्ष सागर में किसी को पा सकूंगा। मैंने पीछे से सुना। जब मैंने पीछे देखा तो मैंने 2 स्ट्रैन आकृतियों को घने नीले रंग की ऊर्जा में लिपटा हुआ देखा। हालांकि मैं उनके चेहरे नहीं देख पाया, लेकिन मैं बता सकता था कि एक थोड़ा बूढ़ा है जबकि दूसरा जवान है। मैंने अपना मुंह खोला और उससे मदद मांगी, तभी अचानक नीले रंग की ऊर्जा जो उन्हें ढक रही थी, उसने मुझे घेर लिया, और इससे पहले कि सब कुछ अंधेरा हो जाए और जब फिर से प्रकाश दिखाई दिया, मैंने खुद को एक भव्य हॉल में पाया। ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में कैसा लग रहा था, क्योंकि मैं मोटी नीली जैसी ऊर्जा से ढका हुआ था, जिसके कारण बाहर देखना बहुत कठिन हो गया था। बेटा, कुछ कपड़े पहन लो, स्त्री स्वर ने कहा। यह सुनकर मुझे होश आया और एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से नग्न हूं। मौत के जबड़े से बचाए जाने के सदमे में मेरा दिमाग थोड़ा उलझन में है। मैंने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और पहन लिए। जैसे ही मैंने अपना काम पूरा किया, मेरे सामने फैली नीली ऊर्जा गायब हो गई और मेरा सामना एक बेहद खूबसूरत महिला से हुआ जो देखने में 30 के आसपास की लग रही थी। उसके बाल गहरे बैंगनी रंग के थे और आंखें गहरी नीली थीं और उसकी ऊंचाई मुझसे थोड़ी कम थी, और उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बेहद शक्तिशाली है।
मुझे नहीं पता कि वह कितनी शक्तिशाली है, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो पाया कि उसकी शक्ति में उतार चढ़ाव हो रहा था। कभी कभी वह उन दोनों से थोड़ी अधिक शक्तिशाली लगती थी जो मुझ पर अत्याचार कर रहे थे, जबकि कभी कभी उसकी शक्ति एलेन की शिक्षिका के काफी करीब लगती थी। ये बहुत भ्रामक है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया मैडम, मैंने कहा और विनम्रता से सिर झुकाया। उसने मेरी जान बचाई थी, यह उसका मुझ पर किया गया सबसे बड़ा उपकार है, जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम यहाँ कैसे? मैंने एक परिचित आवाज सुनी, और जब मैंने उसकी ओर देखा तो एक परिचित चेहरा मुझे घूर रहा था। मैंने उस परिचित चेहरे को देखा और उसके आभामंडल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अपनी वर्तमान प्रगति के कारण मैं उसे बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। मेरे सामने जो लड़की थी, एलिना बेन्स, वह आउटपोस्ट पर रेजिंग थंडर की वाइस गिल्ड मास्टर थी, और वह वही व्यक्ति थी जिसने मुझे टोटेम ब्लूप्रिंट उसे बेचने के लिए मजबूर किया था। जब मैं उससे 1 वर्ष पहले मिला था तो वह सिर्फ एक सिल्वर एली थी, लेकिन अब वह न केवल सर्वोच्च एडमेंटाइन है, बल्कि उसकी आभा इतनी शक्तिशाली है कि वह मुझे खतरे का एहसास कराती है। क्या तुम उसे जानती हो, एली? सुंदर महिला ने एलिना से पूछा। हमने चौकी में बस थोड़ी देर के लिए संपर्क किया था, उसने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, और चेहरे की पहचान देखकर ऐसा लगता है कि वे बहनें हैं। बेटा, मुझे नहीं पता कि अंतरिक्ष सागर द्वारा बचाए जाने के लिए तुम्हें किस तरह की किस्मत के साथ पैदा होना पड़ा है, उसने आश्चर्य से कहा। वह सही है, अंतरिक्ष सागर अनंत है। जब वे अंतरिक्ष सागर से यात्रा कर रहे हैं तो मुझे खोज पाना एक बहुत बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है। एक बार फिर, मैडम, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, मैंने फिर कहा। इस पर उसने अपना हाथ हिलाया। यह कोई परेशानी की बात नहीं है, मेरी जगह कोई और इंसान होता तो ऐसा ही करता, उसने बिना किसी प्रतिबद्धता के कहा। ये देखकर मैं असहमत हुए बिना नहीं रह सका। अंतरिक्ष सागर अत्यंत खतरनाक है और एलेन के शिक्षक जैसे लोगों को भी सावधान रहना होगा। मुझे बचाना उसकी अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत बड़ा जोखिम उठाना है। खैर, मैं अंतरिक्ष सागर में आपके पहुंचने के बारे में काफी उत्सुक हूं, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। फ्रीवेब एटा ओवल, सीएम, फ्रीवेब एटा ओवल, सीएम। मैंने 1 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दी, और यह सुनकर उसके चेहरे पर चिंतन की झलक दिखाई दी। होमिंग बीकन्स का अच्छी तरह से परीक्षण किया गया है, और वे उस तरह से खराबी नहीं करते जैसा आपने बताया। उसने मेरी ओर गौर से देखते हुए कहा। वह इतनी समझदार है कि मेरे द्वारा दी गई थोड़ी सी जानकारी से समझ सकती है कि क्या हुआ है। मैं उसकी गहरी निगाहों के सामने हल्के से मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। मेरे व्यक्तिगत झगड़े मुझे ही निपटाने हैं, और यह कोई और नहीं है जो ये देखने से बच सके कि वे कितने शक्तिशाली हैं। आमतौर पर सभी शीर्ष संगठनों में छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन जब तक आवश्यक न हो वे आमतौर पर मारपीट नहीं करते, उन्होंने मेरी चुप्पी का पूरी तरह से गलत अर्थ निकालते हुए कहा। ये देखते हुए कि आप 12वीं कक्षा के संविधान में कितने प्रतिभाशाली हैं, यदि आप इसमें विशेष हैं तो आपको मार डालना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने जैसा होगा, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। उसकी गलतफहमी बढ़ती देख, जब वह दोबारा बोली तो मैंने उसे समझाने के लिए अपना मुंह खोला। जहां तक मेरी शारीरिक संरचना के बारे में उसके जानने की बात है, तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। जब उसने मुझे बचाया था तो उसने अपनी ऊर्जा मेरे अंदर डाल दी थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे मेरी शारीरिक संरचना के बारे में पता था। मुझे अपना नाम बताओ और तुम किस संगठन से जुड़े हो, मैं तुम्हारे वरिष्ठों को बुलाकर तुम्हें बुला लूंगी, उसने कहा। मैडम, आपने पूरी तरह से गलत समझा है, मैं किसी से संबद्ध नहीं हूं। आप जांच कर सकते हैं, मेरा नाम माइकल जार है, मैंने जल्दी से कहा जब मैंने पाया कि उसकी नज़र थोड़ी सख्त हो रही थी, जैसे कि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और मेरी ओर गौर से देख रही थी। चाची, वह सच कह रहा है, पिछली बार जब मैं उससे मिला था तो वह किसी संगठन में शामिल नहीं हुआ था, और वह स्थानीय भी है, उसने कहा, जिस पर मैंने सिर हिला दिया। आपका नाम माइकल जार है ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मुझे सिर हिलाते देख उसने अपनी होलोवॉच पर कुछ बटन टैप किए, और अगले ही पल मेरी सारी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दी। जैसे ही उसने इसे पढ़ा, उसके चेहरे पर विभिन्न प्रकार के भाव उभरे, और फिर अचानक वह बहुत कठोर हो गया। तुमने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध किया था कि तुम्हें ग्रेड 2 क्रिमिनल टैग मिला, उसने गुस्से से पूछा और मुझ पर अपनी आभा बरसाई। उसने शायद मेरे रिकॉर्ड पर टैग देखकर ऐसी प्रतिक्रिया की होगी। शक्तिशाली। मेरे दिमाग में यही एक शब्द था,
यह आभा इतनी शक्तिशाली है कि इसने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुझे इस आभा के आगे घुटने टेकने की अपनी सारी इच्छा से लड़ना पड़ा। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने दांतों से कहा। ये सुनकर उसकी आंखें और भी सख्त हो गईं, और मैंने सोचा कि मैं और भी अधिक शक्तिशाली आभा से विस्फोट करूंगा, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि यह उसकी सीमा से बहुत दूर है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, उसने मुझे सिर्फ एक नज़र देखा और फिर वह अपनी होलोवॉच पर तेजी से टाइप करने लगी। फिर अचानक उसकी आंखें नरम पड़ गईं और फिर उनमें आग लग गई। अरे स्काई सेबर, उसने दांतों से कहा और फिर मेरी ओर मुड़ी। मैं पहले की बात के लिए माफी मांगती हूँ। जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं तुम्हें बहुत गलत समझती रही हूँ। उसने माफी मांगी। कोई बात नहीं, कोई भी उस टैग को देखेगा तो उसी तरह प्रतिक्रिया करेगा। मैंने हंसी के साथ कहा। तो फिर तुम स्काई सेबर के उन घृणित लोगों से कैसे उलझ जाती हो? उसने पूछा। मेरी गर्लफ्रेंड को एपेक्स इनहेरिटेंस मिला था और उन्होंने उसे ले लिया, मैंने उसे समझाया। ये सुनकर उसके चेहरे पर समझदारी के भाव उभर आए। तो आपकी गर्लफ्रेंड उन 5 लोगों में से एक है जिन्हें 8 महीने पहले एपेक्स विरासत मिली थी? उसने पूछा और मैंने सिर हिला दिया। उसने अपना मुंह खोला जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर उसने अपना मुंह बंद करते हुए उसे हिलाया और फिर मेरी ओर देखा। क्या आपको संगठन में शामिल होने में कोई रुचि है? हमारे यहाँ कुछ रिक्तियाँ खाली हैं। उसने पूछा तो मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। मैंने सुना है कि स्काई सेबर बहुत तुच्छ संगठन है और आपका संगठन कोई सर्वोच्च संगठन नहीं लगता, मैंने कहा। मैंने कई संगठनों में आवेदन किया था जिनमें सर्वोच्च स्तर के संगठन भी शामिल थे, लेकिन मेरे सभी आवेदन खारिज कर दिए गए, जबकि कुछ ऐसे लोग जो मुझसे भी बदतर थे उन संगठनों में चयनित हो गए जिनमें मैंने आवेदन किया था। सामान्यतः किसी को भी आवेदन अस्वीकृत होने पर कम से कम कंप्यूटर द्वारा भेजा गया रिटर्न मेल प्राप्त होता है, लेकिन 99% लोगों को ऐसा भी नहीं मिलता। पिछले कुछ महीनों में मैंने सर्वोच्च संगठनों पर काफी शोध किया है और जाना है कि वे कितने भयानक रूप से शक्तिशाली हैं। केवल सर्वोच्च संगठन ही सर्वोच्च संगठन के विरुद्ध है, उसके नीचे वाले लोग उनसे सहमत नहीं हैं। और मैंने जो सुना है उसके अनुसार स्काई सेबर एक ऐसा शक्तिशाली सर्वोच्च स्तरीय संगठन है जिसके साथ अन्य सर्वोच्च स्तरीय संगठन भी कुछ मुद्दों पर उलझने का साहस नहीं कर पाते। इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य होगा यदि उनका संगठन, जिसके बारे में मुझे यकीन है सर्वोच्च श्रेणी का संगठन नहीं, मुझे प्रवेश देने का साहस करे। आपको स्काई सेबर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारा संगठन स्काई सेबर की तुलना में बहुत कमजोर है, फिर भी हमें इससे डर नहीं लगा, उसने कहा। और टैग, मैंने इसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा। इसे 1 सेकंड में हटा दिया जाएगा, उसने कहा और कुछ बटन टैप किए। इसे हटा दिया गया था, उसने कहा, और उसने मुझे मेरी जानकारी दिखाई जहां सब कुछ साफ था। मेरे रिकॉर्ड में एक भी आपराधिक शिकायत नहीं देखी जा सकती थी। यदि आपको समय की आवश्यकता है तो आपको दबाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे एक दिन ले सकते हैं, और यदि आपको हमें अस्वीकार भी करना है तो भी कोई बुरी भावना नहीं होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कान के नीचे उसका परिपक्व आकर्षक चेहरा और भी अधिक आकर्षक हो गया था कि मैं एक पल के लिए उसमें खो गया था। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके संगठन में शामिल हो जाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा था, लड़ाई में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही जीवन रक्षक अनुग्रह न हो, मैं इसमें शामिल हो जाता। रिवरफील्ड अकादमी में आपका स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। केरा ने मुझे बताया था कि कैसे उसने मुझे रेवन के रूप में देखा था और कैसे उसने उच्च अधिकारियों से मुझे स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वे सर्वोच्च स्तर के संगठन होने के बावजूद स्काई सेबर का बुरा पक्ष प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि केरा ने मुझे आश्वासन दिया था कि इस बार उनका संगठन मुझे अवश्य स्वीकार करेगा, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर सर्वोच्च संगठनों पर मेरा विश्वास पूरी तरह से टूट गया। मेरी वर्तमान योग्यता के आधार पर कोई भी सर्वोच्च संगठन मुझे स्वीकार कर लेगा, मुझे उनमें शामिल होने में कोई रुचि नहीं है। यद्यपि निचले स्तर के संगठन में मुझे कम अवसर और संसाधन मिलेंगे, लेकिन जब तक मैं कड़ी मेहनत करूंगा मैं इसकी भरपाई कर सकूंगा। और ऐसा नहीं है कि जिस संगठन में मैं शामिल हुआ था वह बहुत कमजोर है। ये देखते हुए कि कैसे उसने शक्तिशाली सर्वोच्च स्तर के संगठन स्काई सेबर के खिलाफ डर के बजाय तिरस्कार दिखाया था और कैसे वह कुछ ही क्लिक के साथ आसानी से मेरा रिकॉर्ड साफ करने में सक्षम थी, मुझे पता है कि मेरा नया संगठन उतना कमजोर नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसलिए मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी।
जब तक मैं कड़ी मेहनत करता रहा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उन दोनों को चींटियों की तरह कुचलने में सक्षम हो जाऊंगा। अरे कुछ छोटे मोटे संगठन ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, वह होलोवॉच पर नोटिफिकेशन देखते हुए चिल्लाया। उसने उस कमीने को मारने की पूरी योजना बना ली थी और उसकी मौत की खबर मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ ये सूचना मिली कि उसका नाम सूची से काट दिया गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह कोई अन्य सर्वोच्च संगठन नहीं है? केवल किसी अन्य सर्वोच्च संगठन का कोई व्यक्ति या उस स्थान से संबंधित लोग ही तुम्हारी पहुंच को रोक सकते हैं। उसके मित्र ने नर्म स्वर में कहा। नहीं, ये सम्राट स्तर के संगठन से कोई है, और सबसे बुरी बात यह है कि मैं उस कमीने का नाम सूची में दोबारा नहीं जोड़ सका, यहां तक कि उस शिक्षक द्वारा दिए गए छद्माधिकार के साथ भी। उसने गुस्से में अपना चेहरा कसते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि छद्म अधिकारी उस छोटे सम्राट स्तर के संगठन को ओवरराइड नहीं कर रहा है? उसने अपनी होलोवॉच खोलने और कोशिश करने से पहले उलझन में पूछा। फिर भी 1 मिनट बाद उसे अपने दोस्त के समान ही परिणाम मिला। देखो, उसने अपनी सहेली को भी फेल होते देखकर कहा, अब एक ही विकल्प बचा है, टीचर। चलो उससे पूछते हैं, हम उससे कहेंगे कि वह उस कमीने को और भी बड़ी सूची में डाल दे, उसने कहा। यह सुनकर उसकी सहेली के चेहरे पर उभरी हुई मुस्कान आ गई, और वे दोनों अपने शिक्षक के कमरे की ओर चल दिए। उनके शिक्षक अधिकार के साथ उस कमीने को और भी बड़ी सूची में जोड़ना, उसे और भी बड़ा अपराधी बनाना कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वह सम्राट स्तर के संगठन का सदस्य होने के कारण उनके शिक्षक के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। उनका शिक्षक पूरे सम्राट स्तर के संगठन को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, इसलिए ये सोचना कि वह एक छोटे से संगठन के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता, उसके प्रति बहुत बड़ा अनादर होगा। जल्द ही वे अपने शिक्षक के कमरे में पहुंच गए, जहां एक सुंदर अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक बहुत पुरानी सी किताब पढ़ रहा था। गुरुजी, हमें आपकी सहायता चाहिए, दोनों ने एक स्वर में कहा। उनके शिक्षक ने अपनी पढ़ी हुई पुस्तक से नजरें नहीं उठाईं, इसलिए उन्होंने अपने शिक्षक के समाप्त होने तक सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा की। तुम दोनों को मेरी किस मदद की जरूरत थी? उनके शिक्षक ने 10 मिनट बाद पूछा, जब उन्होंने आखिरकार अपनी किताब नीचे रखी। उन्होंने तुरंत बिना कुछ छिपाए अपने शिक्षक को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। दिलचस्प है, मुझे देखना है कि किस सम्राट स्तर के संगठन के किस अधिकारी के द्वारा तुम मेरे छद्म अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। उनके शिक्षक ने दिलचस्पी से पूछा। ये सुनकर उसने तुरंत संगठन का नाम अपने शिक्षक को भेज दिया। तो ये रिवरफील्ड अकादमी है। उनके शिक्षक ने उनकी ओर मुड़ने से पहले अपनी होलोवॉच पर कुछ बटन धीरे से क्लिक किए। अब से उसके बारे में भूल जाओ, वे यह नहीं देखेंगे कि हमने अब तक क्या किया है, और अब जब वह उनके साथ शामिल हो गया है तो हम उससे कोई परेशानी नहीं मोल लेंगे। उनके शिक्षक ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने अतीत में अपने शिक्षक को इस तरह के लहजे में बात करते हुए शायद ही कभी सुना हो। गुरुजी, वह राहेल से संबंधित है, हमें उसे खत्म करना होगा, और यह सिर्फ एक छोटा सा सम्राट स्तर का संगठन है। उसने पूछा। उसे स्पष्ट रूप से गलत लग रहा था कि वे छोटे से संगठन के खिलाफ हार मान रहे हैं। यदि हम उसे मार देते हैं तो हमें अन्य सुप्रीम सदस्यों को मारने के बाद की तुलना में बहुत अधिक परेशानियों से निपटना होगा। उनके शिक्षक ने आह भरते हुए कहा, और उस आह को देखकर वह जानता है कि उसके शिक्षक का निर्णय अंतिम है, लेकिन वह पीछे हटना नहीं चाहता है, खासकर जब वह राहेल के बारे में सोचता है। हरमन, कोई पागलपन मत करो, अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हारे खून के बदले एक नहीं बल्कि 2 सुप्रीम होंगे। यह मत भूलना कि वह पागल औरत भी तुम्हारे लिए आएगी, क्योंकि उसे ही संगठन में स्वीकार किया गया है। उनके शिक्षक ने फिर से बात की, लेकिन इस बार इसमें चेतावनी का एक संकेत था, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि उन्होंने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ... बस बस बस, फ्री वे बीएन ऑफ न्यू वेलकॉम। जैसे ही मैंने इसे सक्रिय किया, मेरी होलोवॉच बजने लगी। मेरी पुरानी होलोवॉच सूक्ष्म कणों में बदल गई थी। यह एक नई होलोवॉच है जो मैडम ने मुझे दी है। ये चमकदार लाल रंग का है और इसमें सभी प्रकार के फंक्शन हैं जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक होलोवॉच में ये हो सकते हैं। यह मत भूलिए कि यह इतना मजबूत है कि नाइट स्टेज से ऊपर के लोग भी इसे खरोंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी यह छोटे कणों में बदल जाएगा यदि यह स्पेस सी में मेरे होल्ड होलोवॉच के स्थान पर होता। आप आराम करें और तरोताजा हो जाएं। हम सुबह 8 बजे साथ में खाना खाएंगे, मैडम ने मुझे मेरे कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने अपने कमरे की ओर जाने से पहले उन्हें धन्यवाद कहा। मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ। अंतरिक्ष सागर में बिताए उन कुछ मिनटों ने मुझे बहुत थका दिया है।
मैं बस कल तक सोना चाहता हूँ, लेकिन मैं सो नहीं सकता, करने के लिए बहुत से काम हैं। सबसे पहले मैंने स्नान किया, हालांकि मेरे शरीर पर खून नहीं था क्योंकि अंतरिक्ष कणों ने उसे पूरी तरह से साफ कर दिया था। फिर भी मैं तरोताजा और स्वच्छ महसूस करने के लिए स्नान करना चाहता था। जब मैंने स्नान समाप्त कर लिया तो मैंने अपने मित्रों को उत्तर देना शुरू किया, जो एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे कि क्या सभी लोग खंडहर से जीवित वापस आए हैं या नहीं। सौभाग्यवश मेरे सभी दोस्त सुरक्षित वापस आ गए, जिनमें जिल, एलेन, कायला और अन्य सभी शामिल थे। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मैं जानता हूं कि यह खंडहर कितना खतरनाक था। इसके अंदर जीवित रहना आसान नहीं है। मैं स्वयं भी कुछ बार ही मौत से बच पाया हूं, और सबसे ताज़ा मौत तो बस 1 घंटे पहले ही हुई थी। सभी संदेशों का उत्तर देने के बाद मैंने अपने माता पिता को फोन किया और मुझे बेहद खुशी हुई कि इस बार स्क्रीन पर कोई आपराधिक टैग नहीं था। अब मैं बिना किसी अपराध बोध के उनसे बात कर सकता था। सिर्फ 1.5 महीने में मेरी बहन और भी बड़ी हो गई और भी प्यारी हो गई। मैं 3 हफ्तों में मिलने के लिए बेताब था। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 3 सप्ताह में शुरू होने वाली है और मैं इसमें भाग लेने जा रहा हूं। मेरे माता पिता और बहन भी मुझे देखने आ रहे हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे उन्हें देखे हुए लगभग 1 साल हो गया है। अपने माता पिता से बातचीत समाप्त करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और अपने नए संगठन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका नाम रिवरफील्ड अकादमी है। ये लगभग 4000 वर्षों के समृद्ध इतिहास वाली अकादमी है, जो काफी चौंकाने वाली बात है क्योंकि सुप्रीम्स और कुछ शीर्ष संगठनों के अलावा शायद ही किसी अन्य संगठन का ऐसा इतिहास हो। यह एक सम्राट स्तर की अकादमी है जो सर्वोच्च स्तर की अकादमी से 2 स्तर नीचे है, जो मेरी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है। मैं पढ़ना जारी रखता हूँ और जितना अधिक मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ उतना ही अधिक प्रभावित होता हूँ। भनभनाना। समय बीतता गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी होलोवाच बज उठी और मुझे भोजन के समय के बारे में सचेत किया। ये देखकर मैं बिस्तर से उठ गई और नए कपड़े पहन लिए। मुझे नहीं पता कि हम बाहर जा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ ऐसा पहना जो सबके लिए उपयुक्त हो। जब मैं बाहर निकला तो उसे देखते ही मैं वहीं रुक गया। पहले उसने काले रंग की जैकेट और पैंट पहनी हुई थी जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थी, लेकिन अब उसे काले रंग की स्पगेटी ड्रेस में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी देवी को देख रहा हूं। मैंने अनजाने में ही उसके हर पहलू की तुलना रेचल से करना शुरू कर दिया, जो मैंने पहले कभी किसी महिला के साथ नहीं किया था, और उससे भी बुरी बात यह थी कि मुझे वह लगभग हर पहलू में रेचल से भी अधिक आकर्षक लगने लगी थी। अपने विचारों को उस दिशा में जाते देखकर जहां उन्हें जाने का कोई अधिकार नहीं था, मैंने तुरंत उन विचारों को कुचल दिया और इससे पहले कि वह मुझे घूरती हुई देख पाती, मैंने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। माइकल, मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया, है ना? उसने मुझसे पूछा, जिस पर मैंने अपना सिर हिला दिया। हमारी पूरी बातचीत के दौरान वह वास्तव में अपना परिचय देना भूल गई थी। मेरा नाम जोसेफिन कार्लिस्टन है, आप मुझे प्रोफेसर जोसेफिन कह सकते हैं, आपको हर बार मैडम कहने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। हाँ मैडम, मैंने कहा, और उसने अपनी आंखें घुमाई जिससे वह और भी हॉट लग रही थी। हम दोनों ही शांत थे तभी एलिना नीली ड्रेस पहने हुए बाहर आए। एलिना ने अपने कमरे से बाहर आते हुए कहा, आंटी जल्दी से जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे अब भी आश्चर्य हुआ जब एलिना ने प्रोफेसर जोसेफिन को आंटी कहा, वे आंटी और भतीजी से ज्यादा बहनें लगती थीं। तो फिर चलें, प्रोफेसर जोसेफिन ने कहा, और अगले ही पल मैंने खुद को एक्वा ब्लू ऊर्जा में घिरा हुआ पाया और कुछ ही सेकंड बाद मैंने खुद को एक छोटी सी 3 मंजिला इमारत के सामने पाया जो क्रिस्टल से बनी हुई लग रही थी। जैसे ही हम क्रिस्टल बिल्डिंग के सामने पहुंचे, एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से नाइट स्टेज के ऊपर खड़ा था, सम्मानजनक भाव लिए हुए हमारी ओर आया। मैडम, आपका निजी कमरा तैयार हो चुका है, उन्होंने कहा और हमें क्रिस्टल बिल्डिंग के अंदर ले गए, जो स्पष्ट रूप से एक रेस्तरां है। जैसे ही मैंने रेस्तरां में प्रवेश किया, मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि नाइट स्टेज के ऊपर स्थित रेस्तरां में अधिकांश ग्राहक, बहुत कम लोग ही नाइट हैं। ये शूरवीर या तो सवत थे या कुछ शक्ति जो शक्तिशाली पावरहाउस की कंपनी में थी, जैसे एलिना और मैं। जब हम रेस्तरां में दाखिल हुए तो लोगों की गर्दनें हिल रही थीं। प्रोफेसर जोसेफिन के प्रवेश करते ही आधे से अधिक लोग उन्हें घूर रहे थे, और मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। प्रोफेसर इतनी खूबसूरत हैं कि किसी के लिए भी उनसे नजर हटाना मुश्किल होगा। जल्द ही मैत्रे डे हमें उस निजी कमरे में ले गया जिसे प्रोफेसर ने बुक किया था। हमारे बैठने के कुछ सेकंड बाद वेटर हमारे पास मेनू लेकर आया।
यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, प्रोफेसर ने कहा। मेनू को स्कैन करते समय उनकी स्पष्ट आंखों में निराशा देखी जा सकती थी। उसने कुछ देर तक मेनू को देखा और फिर कुछ ऑर्डर किया। आपके पास किस प्रकार की वाइन है? उसने खाने का ऑर्डर देने के बाद पूछा। वेटर ने वाइन के नाम बताने शुरू किए। ये सुनकर उसकी आंखों में इतनी निराशा छा गई कि उसने वेटर को रोकने के लिए हाथ उठाया। प्रोफेसर का ऑर्डर लेने के बाद वेटर ने निराश होकर कहा, बस अपने रेस्तरां से सबसे अच्छी वाइन लाओ जो उनके कलेक्शन में है। जबकि प्रोफेसर रेस्तरां से खुश नहीं है, मैं उससे कहीं ज्यादा खुश हूं। ये सबसे विशिष्ट रेस्तरां है जहां मैं गया हूं और यहाँ के व्यंजनों के बारे में मैंने केवल सुना है, इसलिए मैंने ऑर्डर करने में संकोच नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि एशलिन यहाँ होगी, लेकिन वह अभी भी नशे की हालत में थी और बाहर नहीं आ सकी, यहाँ तक कि जब हम उस रेस्तरां में दाखिल हुए जो स्वादिष्ट खुशबू से भरा हुआ था। तो माइकल, तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम मेरे साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस आओगे या एली की तरह कुछ और महीने यहीं रहोगे? प्रोफेसर ने पूछा। मैं कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भाग लेने की योजना बना रहा हूं और उसके बाद जब तक मैं अनाम स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक कॉन्टिनेंटल में ही रहूंगा, मैंने कहा। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छी महत्वाकांक्षा, मुझे ये पसंद है। एली की तरह वह भी महाद्वीप में तब तक रहना चाहती है जब तक वह अंतिम स्तर पार नहीं कर लेती, उसने कहा। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। आप जिस महाद्वीपीय चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं वह इस बार काफी अलग है, क्योंकि 2 साल बाद मध्य महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है। महाद्वीपीय चैंपियनशिप के विजेता को मध्य महाद्वीप में 2 वर्षों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में सीधे शीर्ष 1000 में स्थान मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी बात है। इस महाद्वीप के मूल निवासी कई लोग मध्य महाद्वीप से भाग लेने आए थे तथा एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के छात्र भी इसमें भाग ले रहे थे। अगर यह प्रतियोगिता अतीत की बात होती तो तुम्हें अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे जीतने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अब शीर्ष 50 में प्रवेश करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और आश्चर्य भी नहीं हुआ। एलेन ने मुझे चेताया था कि महाद्वीपीय प्रतियोगिता पिछली प्रतियोगिताओं से पूरी तरह भिन्न होगी और यदि मुझे इसके शीर्ष 100 में प्रवेश करना है तो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो मैं बहुत उत्साहित हूं। अगर यह पिछली प्रतियोगिताओं की तरह होता तो मैं बहुत ऊब जाता, क्योंकि मेरी वर्तमान शक्ति के साथ कोई चुनौती नहीं होती। लेकिन अब सभी शीर्ष नाइट पावरहाउस इसमें भाग ले रहे हैं, ये काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। मैं उन सभी से लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, विशेष रूप से एलेन से, जिसके साथ मैं लड़ना चाहता था, ताकि उसने मुझे जो पिटाई की थी उसका बदला ले सकूं। यह अच्छी बात है कि आप में उत्साह है, मैं आपका समर्थन करूंगी, उसने कहा, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। क्या आप भी प्रतियोगिता देखने जा रहे हैं, प्रोफेसर? मैंने पूछा। उसकी शक्ति को देखते हुए मुझे नहीं लगता था कि वह एक छोटी प्रतियोगिता में रुचि लेगी। हाँ, मैं आ रहा हूं और शक्तिशाली संगठनों के सदस्य भी आ रहे हैं। इस तरह की प्रतियोगिताएं संगठनों के लिए उपयुक्त बीज खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मैं विशेष रूप से यहाँ प्रतियोगिता के लिए आया हूँ, जोसेफिन ने समझाया। वह सही कह रही है, प्रतिस्पर्धा का स्तर भले ही कम हो, लेकिन ये पूरे महाद्वीप से सर्वाधिक प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करती है। यद्यपि महाद्वीप केंद्रीय महाद्वीप के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां उपस्थित लोगों की भारी संख्या ने कुछ ऐसे रत्न प्रस्तुत किए जिनकी उन्हें अपने संगठन के लिए आवश्यकता थी। जल्द ही वेटर हमारे लिए खाना लेकर आया, जिसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट थी, कम से कम मुझे तो यही लग रहा था। और जब उसने हमें पे देने के लिए शराब की बोतल खोली तो शराब की गंध इतनी बढ़िया थी कि मैं खुद को एक घूंट लेने से नहीं रोक सका। मैंने अब तक पी गई सबसे अच्छी वाइन का एक घूंट पीने के बाद मैंने खाने का एक निवाला खाया और मुझे कहना होगा, यह अद्भुत था। मैंने अब तक खाया हुआ सबसे स्वादिष्ट भोजन। शेफ वाकई ऐसा कुछ पकाने में प्रतिभाशाली है। मुझे उम्मीद है कि एशलिन यहाँ होती, उसे यहाँ का खाना बहुत पसंद आता, लेकिन अफसोस की बात है कि वह अभी भी नशे की हालत में है और इससे बाहर आने में उसे कुछ समय लगेगा। ये कितनी खराब शराब है, इसका स्वाद गंदे पानी जैसा है। प्रोफेसर की शिकायत ने मेरे विचारों को बाधित किया। उन्हें वास्तव में शराब उतनी पसंद नहीं थी और न ही खाना। मुझे खंडहर में कुछ बिना क्षतिग्रस्त शराब की बोतलें मिली हैं। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर की शराब पीने योग्य है या नहीं, मैंने कुछ समय बाद कहा जब मैंने देखा कि कैसे वह हर बार शराब का घूंट पीने के बाद उसे कोस रही है।
वह मेरे अचानक प्रस्ताव से थोड़ी हैरान हुई और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान तैर गई। देखता हूँ, अगर यह पीने योग्य है तो मुझे यकीन है कि यह उस गंदे पानी से कहीं बेहतर होगा जो मैं अभी पी रहा हूँ, उसने कहा और अपने पास रखी शराब की बोतल की ओर देखते हुए। ये सुनकर मैंने शराब की बोतल निकाली और उसे दे दी। पहले के विपरीत बोतल पूरी तरह से साफ है, उस पर धूल का एक कण भी नहीं दिखाई देता। प्रोफेसर जोसेफिन ने मेरे हाथ से बोतल ली और कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखा, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने बोतल को अपनी एक्वा ब्लू ऊर्जा से ढक दिया और अपने हाथ से बोतल का कॉर्क धीरे से खींचा। जल्दी से आना। बोतल से कॉर्क बाहर निकलते ही पॉपिंग की आवाज आई और जैसे ही कॉर्क बाहर निकला, प्रोफेसर जोसेफिन के चेहरे पर और भी ज्यादा बड़ा बदलाव दिखाई दिया। उसी समय उनकी नीली ऊर्जा घनी हो गई और बोतल के चारों ओर फैल गई, जिससे उसकी थोड़ी सी भी गंध नहीं आने दी गई। प्रोफेसर के चेहरे पर भाव देखकर मैं मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि मैंने सोचा था कि शराब पीने योग्य नहीं है, लेकिन जल्द ही मेरा विचार बदल गया और प्रोफेसर के चेहरे पर भाव फिर से बदल गए तथा लालसा के हो गए। ये वह नज़र है जिससे मैं बहुत परिचित हूँ। ये वही नज़र है जो एशलिन की होती है जब वह बहुत ज्यादा कुछ खाना चाहती है और मेरे कहने पर भी नहीं सुनती। प्रोफेसर ने शराब को लालसा से देखा, तभी अचानक उनके हाथ में एक क्रिस्टलीय वाइन का गिलास आ गया। एफ गई वे बीनो एल अंडस को सी सिग्माएम। ये शराब का गिलास बहुत कीमती लग रहा था, इस पर इसकी घनी पारदर्शी संरचना देखी जा सकती थी, लेकिन संरचना से गिलास की क्रिस्टलीय दृश्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही गिलास उनके सामने आया, प्रो जोसेफिन ने कुशलता से गिलास में वाइन डाली। वाइन गहरे लाल रंग की है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, और यह सामान्य वाइन की तुलना में थोड़ी सघन है। प्रोफेसर जोसेफिन ने गिलास को एक तिहाई भर लिया और फिर बोतल को अपने बगल में रखकर गिलास को अपने होठों से लगा लिया। गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ लाल होठों को छूते हुए इतना उत्तेजित हो रहा था कि मैंने एक नज़र देखने के बाद दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया। एक घूंट पीने के बाद उसने गिलास नीचे रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मुझे तुरंत ही अपनी नज़रें दूसरी ओर करनी पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके चेहरे के भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वह मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़े सुख का आनंद ले रही हो। ये दृश्य अत्यधिक कामुक लग रहा था और मैं अकेला नहीं था जिसे लगा कि एलिना को भी ऐसा ही लगा। यही कारण है कि उसने भी लाल गालों के साथ दूसरी ओर देखा, लेकिन ऐसा करने से पहले उसने अपनी चाची को घूरा और दबी हुई सांसों में बेशर्म कहा। प्रोफेसर जोसेफिन ने अपनी आंखें खोलने से पहले कुछ मिनट तक बंद रखीं और उनकी आंखें चमक रही थीं, जिससे मेरे अंदर फिर से निषिद्ध विचार जाग उठे और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस महिला को दूसरों की भावनाओं की इतनी परवाह थी कि वह ऐसा प्रदर्शन कर रही थी। अद्भुत, ये शराब कला का एक नमूना है। उसने शराब की बोतल को देखते हुए बुदबुदाया। इस शराब को बनाने वाला अपने क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा और यह 5000 साल से ज्यादा पुरानी होने के कारण वास्तव में एक अनमोल खजाना बन गई है, उसने आह भरते हुए कहा। क्या मैं इसे पी सकती हूँ, आंटी? एलिना ने वाइन ग्लास की ओर देखते हुए अचानक कहा। हा हा हा। अपनी भतीजी का सवाल सुनकर प्रोफेसर जोसेफिन ने झनकार जैसी हंसी निकाली, जिसे सुनना बहुत सुखद लगा। मुझे तो यह मीठी हंसी की तरह लगा जिसे मैं सुनना जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी ओर एलिना को यह मजाक जैसा लगा। इससे वह नाराज हो गई और उसने अपनी चाची को गुस्से से देखा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पीने नहीं देना चाहता, मेरी प्यारी एली, बात बस इतनी है कि तुम इसे पी नहीं सकती। इसकी एक हल्की सी गंध ही आपको जानने के लिए पर्याप्त होगी। इसे पीने के लिए आपको अपनी माँ के स्तर तक पहुंचना होगा, तभी आप इस शराब का एक या दो घूंट पी पाएंगे, प्रोफेसर ने कहा। यह सुनकर उसके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य के भाव उभर आए। इस शराब के कुछ घूंट पीने के लिए भी किसी को सम्राट बनना पड़ता है? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आपकी माँ जैसी सर्वोच्च सम्राट भी इसके केवल कुछ घूंट ही पी पाती। उसने एक और घूंट लेने से पहले उत्तर दिया और इसका आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने फिर से उस उत्तेजक दृश्य से नजरें हटा ली और खाना जारी रखा, लेकिन मेरे सामने बैठे भोज की तुलना में इसका स्वाद कम स्वादिष्ट था। आपके पास इस शराब की कितनी बोतलें हैं? मैंने सुना 5। मैंने जवाब दिया। मुझे इस सवाल की उम्मीद थी, इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। क्या आप मुझे 2 और दे सकते हैं? उसने पूछा, जिस पर मैंने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के 2 और बोतलें निकाली और उसे दे दी। ये शराब की बोतलें बहुत कीमती हैं, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी अधिक कीमती, प्रोफेसर ने मेरी ओर देखते हुए कहा।
मैं ये बोतलें मुफ्त में नहीं लूंगी। अकादमी में प्रवेश के बाद मैं आपको समान मूल्य की कोई चीज दूंगी। यह आपके भविष्य के अभ्यास में बहुत सहायक होगी। प्रोफेसर जोसेफिन ने वादा किया, जिस पर मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने उसे 3 शराब की बोतलें दी, जबकि उसने मुझ पर जीवन रक्षक उपकार किया था। ये शराब की बोतलें कुछ भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है। मेरे भंडारण में अभी भी इनकी संख्या काफी है। जहां तक उसके वादे की बात है, मुझे लगा कि यह वास्तविक है, और मैं इस बात को लेकर काफी उत्साहित हूं कि वह मुझे क्या देगी, क्योंकि उसके शब्दों से यह स्पष्ट है कि यह शराब बहुत कीमती है। कीमती के बारे में सोचते हुए, यदि शेल्फ पर रखी एक बोतल इतनी कीमती है, तो क्रिस्टल केस के नीचे रखी शराब कितनी कीमती होगी। उस शराब का नाम है आत्मज्ञान, और इसे एक बहुत ही कीमती क्रिस्टल केस में संग्रहित किया गया था। यह अलमारियों पर रखी शराब से भी अधिक कीमती होगी। या शायद नहीं, यह इतनी कीमती नहीं हो सकती। इस शराब की तरह डिब्बे में बंद शराब खराब और जहरीली हो सकती है। मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन मैं उस शराब को तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मैं उसे पीने लायक नहीं हो जाता। आंटी, ये शराब इतनी कीमती क्यों है? एलेन, जो अब तक चुप थी और अपने विचारों में व्यस्त थी, ने अचानक सवाल पूछा। प्राचीन शराब दो। आप कहते हैं कि यह कीमती क्यों है? इसके कई कारण हैं, प्रोफेसर जोसेफिन ने गिलास नीचे रखते हुए कहा। उन्होंने कहा, पहला कारण यह है कि जब इसे तैयार किया गया था, तो इसे बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग किया गया था, और शराब का निर्माता अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ था। हर शराब को पुराना नहीं किया जा सकता, और हर पुरानी शराब कीमती नहीं होती। मैंने मन ही मन जोड़ा, ये वही पाठ था जो मैंने कुछ साल पहले कहीं पढ़ा था। freewebandwell.com। सामग्री, शिल्प कौशल और भंडारण का स्थान सब कुछ महत्वपूर्ण है। ये शराब इसका एक आदर्श उदाहरण है। 1000 वर्ष तक पुरानी होने के बाद इस शराब में मैना किण्वन की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां मैना और औषधीय ऊर्जा टूटती है और पर्यावरण से अधिक ऊर्जा को चूसकर पुनः विलीन हो जाती है। ये प्रक्रिया प्रत्येक 1000 वर्ष में प्राकृतिक रूप से होती है, जिसके कारण ये शराब अधिकाधिक शक्तिशाली होती जाती है तथा वर्तमान अवस्था तक पहुंचती है। अब यह इतनी शक्तिशाली है कि सम्राटों को भी इसे पीते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। केवल शक्तिशाली तानाशाह ही बिना किसी परिणाम का सामना किए इसे पी सकेंगे। ये सुनकर एलेना और मैं दोनों चुप हो गए। मैंने इस शराब का बहुत कम मूल्यांकन किया है। तानाशाह इस दुनिया के शीर्ष शक्तिशाली लोग हैं, और ये देखते हुए कि केवल वे ही इस शराब को बिना किसी परिणाम का सामना किए पी सकते हैं, ये खुद शराब के मूल्य को दर्शाता है। बातचीत के बाद हम फिर चुप हो गए और खाना खाने लगे। प्रोफेसर जोसेफिन ने भी अब खाने के बारे में शिकायत नहीं की। वह चुपचाप खाना खाती रही और बीच बीच में शराब की छोटी छोटी चुस्कियां लेती रही। हमने जल्दी ही खाना खत्म कर लिया और रेस्तरां से बाहर निकल आए, लेकिन इससे पहले मैंने उनसे मेरे लिए भी एक भोजन पैक करने को कहा। एशलिन मुझे संकेत दे रही है कि वह जल्द ही होश में आ जाएगी, और उस समय उसे भूख लगेगी, इसलिए मैं उसके लिए भोजन तैयार करवा सकती हूँ। हम रेस्तरां से बाहर निकले और मैंने फिर से अपने ऊपर नीले रंग की ऊर्जा को छाते हुए पाया, और कुछ ही सेकंड बाद मैं प्रोफेसर जोसेफिन और एलेना के साथ परिचित लिविंग रूम में पहुंच गया। माइकल, आज तुम आराम करो। कल तुम एलेना के साथ मुकाबला करोगे। प्रोफेसर जोसेफिन ने अपने कमरे में जाने से पहले कहा, गुड नाइट कहा, जबकि एलेना और मैं एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले मैंने संलग्न अभ्यास कक्ष में कदम रखा और कमरे के केंद्र में जाने से पहले अपने कपड़े उतार दिए और सोल टेम्परिंग सोल एसेंस की एक बूंद पी ली, और मैंने तीनों विधियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कठिन होगी, और प्रोफेसर के शब्दों ने इसकी पुष्टि की। मुझे पता था कि मेरी मौजूदा क्षमताओं के साथ, जिसमें मेरा ट्रम्प कार्ड रूनिक आर्मर भी शामिल है, मेरे लिए प्रतियोगिता जीतना कठिन होगा। इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और अपनी ताकत बढ़ानी होगी, तभी मुझे प्रतियोगिता जीतने का मौका मिलेगा। इस विचार के साथ मैंने तीनों तरीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मेरे मन में एक स्पष्ट लक्ष्य है, मुझे सीक्रेट विधि में सफलता प्राप्त करनी है तथा 2 और ग्रैंड क्लींजिंग से गुजरना है। यद्यपि यह मुझे प्रतियोगिता जीतने में मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन यह मुझे बढ़त दिलाएगा। 2 चीजें मुझे प्रतियोगिता जीतने में मदद करेगी, एक है मेरी कला और दूसरी है मेरा रूनिक कवच। अगर मैं एल्ड्रिच आर्ट के पहले अध्याय को समझ सकता हूं, तो मेरी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ जाएगी। जहां तक रूनिक कवच की बात है, मुझे बस इसमें अपने मिस्टिक मेथड्स को शामिल करने का तरीका ढूंढना है।
अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि नाइट स्टेज में कोई भी मेरा मुकाबला कर सके। मैंने जो रूनिक कवच बनाया है, वह कला का एक काम है, यह मुझे अपनी हर क्षमता का पूरा उपयोग करने देता है। अगर मैं इसमें मौजूद मिस्टिक एनर्जी का इस्तेमाल कर पाऊं, तो मैं नाइट स्टेज में काफी अजेय हो जाऊंगा। ये सिर्फ मेरा अनुमान नहीं बल्कि सच्चाई है। हालांकि मेरी कोशिशों के बावजूद मुझे अपनी रहस्यमयी ऊर्जाओं को अपने कवच में मिलाने का कोई तरीका नहीं मिला। उनके आधारों से प्रतिरोध इतना ज्यादा है कि ये रहस्यमयी ऊर्जाएं किसी दूसरे रूल में ढल नहीं पाएंगी। कल अभ्यास के बाद मैं प्रोफेसर से पूछूंगी कि क्या उनके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं ऐसा कर सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कोई तरीका होगा तो वह मुझे अवश्य बताएंगी। धप। मैंने 1 घंटे से अधिक समय तक अभ्यास किया, उसके बाद मैं थककर फर्श पर गिर पड़ा। मैं कुछ सेकंड तक फर्श पर लेटा रहा, उसके बाद मुझमें उठने की ऊर्जा आई। इस बार सारा पसीना धोने के लिए सीधे नहाने जाने के बजाय मैं क्रॉस लेग करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। नहाने और सोने से पहले मैं थोड़ी देर कला को समझने जा रहा हूं। इस कला को समझते हुए मुझे 2 घंटे बीत गए। कई बार सीखते समय मैं उठकर तलवार चलाता और फिर बैठकर सीखता। दूसरों को ये तरीका समय की बर्बादी लग सकता है और समझने के लिए अत्यंत एकाग्र मन की आवश्यकता होती है, और मैं हर 10-15 मिनट में उठकर अपनी तलवार चलाने का अभ्यास करता, जिससे मेरी एकाग्रता भंग होती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब मैं उठता हूं तो मेरी एकाग्रता भंग होती है। यहां तक कि जब मैं अपनी तलवार का उपयोग कर रहा होता हूं, तब भी मैं कला की गहराई पर पूरी तरह केंद्रित रहता हूं। मेरी एकाग्रता कभी भंग नहीं होगी। 2 घंटे के बाद मैं अंततः उठ गया और अपने शरीर पर जमा हुए सूखे पसीने को साफ करने के लिए शौवा में चला गया। चबा चबा। मैंने अभी अभी अपने कपड़े पहने थे और सोने के लिए बिस्तर पर उठने ही वाला था कि अचानक एशलिन मेरे अंदर से बाहर आई, और वह अलग लग रही थी। उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन किसी तरह वह अलग लग रही थी। किसी और समय मैं इस विषय में कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन अब प्रोफेसर से स्पष्टीकरण सुनने के बाद मैं स्पष्ट रूप से इस विषय पर विचार कर रहा हूं। एशलिन ने वाइन सेलर में मौजूद लगभग सारा अल्कोहलिक धुआं चूस लिया था। हालांकि वह धुआं वाइन जितना असरदार नहीं था, फिर भी उसने जो मात्रा चूसी वह दिमाग को झकझोर देने वाली थी। क्या तुमने धूम्रपान से अपना स्तर बढ़ाया है या कुछ हासिल किया है? मैंने उससे पूछा। चबाओ चबाओ चबाओ, उसने जवाब दिया, और उसका जवाब सुनकर मैं वास्तव में दीवार पर अपना सिर पटकना चाहता था। मैं उससे ये प्रश्न क्यों पूछता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि लगभग हर बार मुझे एक ही उत्तर मिलेगा? मैंने स्वयं से पूछा। मेरे प्रश्न का उसका उत्तर लगभग हर बार की तरह एक जैसा ही था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, वह सिर्फ इतना जानती थी कि सारा धुआं अंदर लेने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ और वह चाहती थी कि वह हमेशा के लिए ऐसा ही रहे। खूनी शराबी। जब मैंने उसका जवाब सुना तो मैं मन ही मन ये कहने से खुद को नहीं रोक सका कि उसने एक दिन से ज्यादा शराब पी रखी है और वह फिर से नशे में धुत होना चाहती है। चबाओ चबाओ चबाओ। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था जब एशलिन फिर से चहकी और उसने भोजन मांगा। उसने विशेष रूप से मुझे उसके लिए खाना पकाने के लिए कहा था। ये लो, इसे खाओ। मैंने उसे भोजन का डिब्बा देते हुए कहा। भोजन का डिब्बा देखकर उसने मेरी ओर देखा और चहचहाहट की, लेकिन वह चहचहाहट पूरी होने से पहले ही बंद हो गई क्योंकि उसने ध्यान से डिब्बे को देखा। उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर अपने नन्हे पंजों से कुशलतापूर्वक डिब्बे को खोला और धन्यवाद कहे बिना ही उसे खाने लगी। ये देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और सोने के लिए बिस्तर की ओर चल दिया। कल मैं एलेना के खिलाफ लड़ूंगा, और अगर मेरी इंद्रियां सही हैं, तो वह अब तक की सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगी जिसका मैं सामना करूंगा, जिससे मैं बहुत उत्साहित हूं।